नमो बम्भिये लीविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी, वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। बहुत दिनों से हम ब्राह्मी लिपि सीख रहे हैं, पर हमें कंफ्यूजन होता है इसे भाषा कहें या लिपि। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। एक और शब्द इसमें जुड़ जाता है जिसे कहते हैं हम ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है एक प्रकार की आवाज। वह आवाज जो अपने आप में विलक्षण हो जाती है जब सर्वज्ञ तीर्थंकर महापुरुष 4 कर्मों का नाश करके समो शरण में उपदेश देते हैं, वह भी 18 महाभाषा में, 700 लघु भाषा में, जिसे हम दिव्य ध्वनि कहते हैं। ध्वनि निरक्षर होती है और कंठ और तालु के बिना में 4 बार खिरती है। अब कंठ और तालु मतलब क्या? मैं जो शब्द बोल रही हूं ये मेरे कंठ से निकल रहे हैं। कुछ अक्षर, कुछ व्यंजन तालु से निकल रहे, कुछ दंत पंक्ति से निकल रहे। किंतु तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान जब दिव्य ध्वनि रूपी उपदेश देते हैं तब न कंठ का उपयोग होता है और ना ही तालु का। ये ध्वनि में अक्षर नहीं होते और केवल अर्थ होते हैं। गंधर श्रुत केवली इस दिव्य ध्वनि को झेल कर उससे अक्षर रचना करते हैं और हमें चिन्वाणी पढ़ने और सुनने मिलती है। और केवल गंधर्व श्रुत केवली ही होते हैं जिनमें क्षमता होती है कि वे इस दिव्य ध्वनि के गूढ़ अर्थ को समझकर उससे अक्षर रचना कर पाएं। हमने सुना था भगवान महावीर का जब समो शरण लगा था तब 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि खिली नहीं थी, क्योंकि वहां कोई गंधर्व उपस्थित नहीं थे। और जब इंद्रभूति गौतम उस सभा में आए तो अपने आप भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हुई। इसलिए गंधर को हम ग्रंथकर्ता और तीर्थंकर को हम अर्थकर्ता कहते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान केवल उपदेश देकर अर्थ समुदाय को प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे गंधर विशाल गूढ़ अर्थ को समझकर अक्षर रचना करते हैं। इसका मतलब अब आप समझ गए कि ध्वनि निरक्षर होती है और ये दिव्य ध्वनि कंठ और तालु के बिना होती है। लेकिन इस ध्वनि में जैसे ही अक्षर समा जाते हैं वह बन जाती है भाषा। और ये भाषा कैसे बनती है? जब इसके साथ कंठ, तालु, दंत इनका समावेश हो। आइए और अच्छे से इसको समझते हैं। क, ख, ग, घ जब मैं कंठ से बोलती हूं तो आप बोल के देखिए। क कंठ से निकलता है, ख कंठ से निकलता है। और यदि मैं च, छ ये च वर्ग को पढ़ूं तो च, छ तालु के टकराने से निकलते हैं। ट बोलते साथ मेरी जीभ मुड़ जाती है, इसे मूर्धा वाली पंक्ति कहा जाता है। थ आप बोलिए तो दांतों के बीच में जीभ आएगी तो दंत पंक्ति के उपयोग से त, थ, द, ध ये बोला जाता है। और जैसे ही मैं 2 ओंठों को जोड़ लेती हूँ तो प, फ, ब, भ ये अक्षर, ये व्यंजन निकलते हैं। तो इसका मतलब हुआ ध्वनि निरक्षर होती है। जैसे ही ध्वनि के साथ अक्षर को जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है भाषा। और ये भाषा हमारे कंठ और तालु से निकलती है। अब भाषा भी हमने कितनी तरीके की भाषा हमने सुनी है। हर 10 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे भारत में भाषा बदल जाती है। जैसे हिंदी, गुजरात गए तो गुजराती, पंजाब गए तो पंजाबी, बंगाल गए तो बंगाली। आइए इस भाषा को और अच्छे से समझते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब
मेरे मन के अंदर विचार चल रहा है, मैं हिंदी भाषी हूँ, मेरे मन के अंदर विचार चल रहा है, कल मुझे ये कार्य करना है, अभी मुझे मार्केट जाना है, कुछ ऐसे ही विचार हिंदी भाषा में मेरे मन के अंदर चलते रहते हैं। या तो मैं आपस में बात करूंगी, या मेरे पड़ोस में कोई मेरे घर के लोग होंगे तो मैं उनसे बातचीत में कहूंगी कि मुझे अभी सब्जी लेने बाजार जाना है। हिंदी में बोलूंगी तो वो हिंदी भाषी होंगे, वो मेरी बात समझ जाएंगे और अच्छे से समझते हैं। इंसान अपने दिमाग में बहुत सी बातें सोचता रहता है, उन बातों को अन्य इंसान के साथ साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर जिस माध्यम का इस्तेमाल करता है उसे हम भाषा कहते हैं। मतलब मेरे मुंह से शब्द निकला सब्जी, ये जो अक्षर थे इनको मैंने किसी पेज पर उकेर दिया तो मुंह से निकली हुई भाषा को मैं लिख सकती हूँ। लेकिन लिखने के लिए मैंने जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया वही लिपि बन जाती है। जैसे आप अगर हिंदी भाषी हैं तो आपको पता चल जाएगा ये मैंने स लिखा है, ये मैंने ब लिखा है। ये आपको क्यों समझ में आया? क्योंकि आप देवनागरी लिपि जानते हैं और देवनागरी लिपि में स ऐसे लिखा जाता है। जरूरी नहीं है कि कोई अन्य लिपि जैसे गुरुमुखी लिपि हो गई जिससे पंजाबी भाषा को लिखा जाता है उसमें स ऐसे लिखा जाता हो। तो ये चिन्ह ही है जिससे हमें पता चलता है कि क्या लिखा हुआ है। लिखे हुए जो भी चिन्ह है वह लिपि कहलाता है। भाषा को और अच्छे से समझते हैं। भाषा ध्वनि रूप, मतलब मेरे मुख से निकला आपके कानों तक गया, तो ये जो ध्वनि एक इंसान से दूसरे इंसान के मध्य बातचीत, विचार विमर्श और डिस्कशन करने के लिए उपयोग की जाती है, बातचीत करने का साधन बनती है, इसे ही हम भाषा कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि भाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे बुंदेलखंडी भाषा, जैसे हिंदी भाषा, प्राकृत। आपको पता है कि हम ब्राह्मी लिपि पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्राह्मी लिपि के अधिकतर शिलालेख जो अशोकन पीरियड के हैं उनकी भाषा प्राकृत थी, क्योंकि उस समय में प्राकृत सबसे अधिक प्रचलन में बोलचाल की भाषा थी। महावीर भगवान ने अपने उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए, क्योंकि बिहार में भगवान का विहार चलता था और वहाँ पर वो मगध कहलाता था। उस समय बिहार नहीं कहते थे, मगध कहलाता था, और मगध की जो भाषा थी वो या तो मागधी या अर्धमागधी कहलाती थी। लेकिन लिखने की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, क्योंकि ये ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि कही जाती थी। तो प्राकृत हो गई भाषा। ऐसे ही बहुत से शिलालेख ऐसे मिलते हैं जो ब्राह्मी लिपि में होते हैं लेकिन संस्कृत भाषा में होते हैं। तो हम जब शिलालेख पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ शिलालेख संस्कृत भाषा के हैं, लिपि ब्राह्मी है, कुछ प्राकृत भाषा के हैं, लिपि ब्राह्मी है। तो प्राकृत संस्कृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। आइए देखते हैं लिपि क्या होती है। ये देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये ब्राह्मी लिपि के चिन्ह हैं। कैसे पता चला आपको? क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि क ब्राह्मी लिपि का क चिन्ह ऐसे होता है और ये देवनागरी का क है। ये क्या होगा आपको पता है? ये य है, य में आ की मात्रा जोड़ दी तो ये बन गया या। क्या ये आधा क, क्योंकि क के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो आप आसानी से समझ गए कि ये ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि ये चिन्ह ब्राह्मी लिपि में आते हैं। लिपि, जिस भी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह हैं वही लिपि कहलाती है। जैसे ब्राह्मी लिपि का एक निश्चित चिन्ह य है, लिपि को ही हम स्क्रिप्ट कहते हैं। भाषा मुख से निकलती है, लिपि लिखित चिन्ह है जिसे हम लिखते हैं। मौखिक ध्वनि जो मुख से निकली है
उसको लिख कर प्रकट किया जाता है। ये क्यों करते हैं हम? ताकि ये जो लिखा हुआ है ये वर्षों तक संरक्षित रह सके। मैंने आज आपसे बातचीत की, थोड़ी देर बाद ये बातचीत यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि यही बातचीत को मैं किसी शिलालेख पर लिखती हूँ या किसी तांबे के पत्र पर लिखती हूँ जिसे ताम्रपत्र कहते हैं, या फिर मैं किसी कागज पर लिखती हूँ, तो ये लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। इसीलिए तो लिपि बहुत आवश्यक है, क्योंकि लिखा हुआ यदि सस्टेनेबल माध्यम पे लिखा जाए जो लंबे समय तक चलता है, कागज तो कुछ समय में नष्ट हो जाते हैं, ताड़पत्र भी एक निश्चित समय तक टिकते हैं, उसके बाद अगर उनकी साल संभाल न की जाए तो वो भी नष्ट हो सकते हैं। लेकिन शिलालेखों पे, मतलब पत्थरों पे जो खुदा हुआ होता है, वो वर्षों तक संजोया जा सकता है। इसीलिए तो लेख थे, सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे, जो दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व थे, वो सारे पत्थरों पर लिखे हुए थे, जो आज भी हम देख सकते हैं। उसका साक्षात उदाहरण दिल्ली टोपरा जो स्तंभ है, जो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में आज भी वह स्तंभ एज इट इज खड़ा है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में निकंठ मतलब निर्ग्रंथ मुनियों के लिए लिखा हुआ है। तो ये हम आज भी देख सकते हैं। इसीलिए लिपि को एक संरक्षित माध्यम माना गया है, जबकि बोला हुआ जो भी होता है वो कुछ समय बाद यहीं समाप्त हो जाता है। भाषा मौखिक ध्वनि है, लिपि लिखित चिन्ह है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी भाषा के लेटर्स रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। ABC ये रोमन लिपि है। अब देखिए लिपि क्यों महत्वपूर्ण है। वैसे तो बोलने से भी हम अपनी बात किसी को स्पष्ट करा सकते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे सब्जी मार्केट जाना है, या मैंने कहा यहाँ पर सब्जी मार्केट लगता है, तब भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ कहीं सब्जी मार्केट है। लेकिन यदि कोई मूक व्यक्ति आए या गूंगा बहरा व्यक्ति आए और उसे कुछ भी सुनाई ना दे, लेकिन लिखा हुआ शब्द यदि वह पढ़ने में सक्षम है, तो मैंने ये जो एक शॉप है, यहाँ पर एक बोर्ड है सब्जी मार्केट, तो ये देखते साथ वह समझ जाएगा कि यहाँ पर अंदर जाके मुझे सब्जी मिलेगी। मैंने ये खाली स्लाइड इसीलिए चलाया था कि अगर यहाँ पर कुछ भी न लिखा हो तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या मिलेगा, इस मार्केट में यहाँ क्या मिलने वाला। या तो मुझे दुकान के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या वस्तु रखी है, लेकिन मैं हर दुकान पे अंदर जाकर तो वो वस्तु नहीं देख पाऊंगी। तो इसलिए बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पर जो लिपि जिस प्रांत में हम होते हैं उस लिपि में बोर्ड लगे होते हैं, उसको पढ़कर हम भली भांति समझ सकते हैं कि इस दुकान पर हमें यह वस्तु मिलने वाली है। यदि मुझे विद्यालय जाना है तो मैं अपना डायरेक्शन इस लिखे हुए शब्द की ओर ले जाऊंगी, मेरा रास्ता ये विद्यालय की ओर जाएगा, मैं समझ जाऊंगी इस बिल्डिंग में स्कूल लगती है। तो लिपि इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए, ये मैंने 4 उदाहरण लगाए हैं। ये देवनागरी लिपि में लिखा है, ये अंग्रेजी में, ये पंजाबी में और ये तेलुगु में। ये मॉल में अंग्रेजी में जो लिखा है, इसको देखकर हम भली भांति समझ सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी दुकानें हैं। यहाँ पर बुक स्टोर भी है, तो कॉफ़ी शॉप भी है, अप्लायंसेस भी मिलते हैं। वैसे ही ओम जनरल स्टोर्स में हमें जनरल सामान मिलने वाला है। तो ये सारी अलग अलग लिपियों में लिखा हुआ है। लिखा हुआ लिपि होता है, बोला हुआ ध्वनि के साथ अक्षर मिला देने से भाषा होती है। अब ये एक उदाहरण है, वह स्कूल जाती है। ये हिंदी भाषा है, मेरे मुख से निकला वह स्कूल जाती है। मैंने हिंदी में कहा, लेकिन देवनागरी लिपि में लिखा है वह, ये देवनागरी लिपि का यह अक्षर वह है। ये गुरुमुखी लिपि का
पंजाबी भाषा का शब्द है, वही लिखा है, वह स्कूल जाती है। लेकिन संस्कृत में अगर बोला जाए तो सा विद्यालयम गच्छति, ये देवनागरी लिपि है। शी गोज टू स्कूल, ये रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री।